दूसरी की गाड़ी वाले से आ रही है। ऊपर है तो इधर बैठ सारा कुछ होता है यहाँ और वहाँ भी एड्रेस काफी है लेकिन ये आएंगे वहाँ के आयु कौन है वो सबसे जितनी तुम जाना है कितना भी तुम कर देंगी ये लोग खाएंगे पहले का तो खा लेंगे क्या क्या बात है जो कॉस्ट आता है हमको लोगों को गरीब ट्रेन की यूज है लोग कभी जो जैसे सारे संस्थाओं से लोग पता है कि सब्र है और भारत का क्या करता है जितना 3 साल पीछे वर्ष है पहला नहीं आता पानी परसों जैसे जब हम वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली है हिंदुस्तान का एक सब कॉलेज तीसरा केंद्र का हो गया कॉलेज में दूसरा केंद्र हो गया और सर अभी चेयरमैन साहब को पूरे देश में पता जाएगा और सर आपसे भी इसमें हम लोग से जो किया सकता है वहाँ देंगे तो हम लोग और अच्छी पुस्तक निकालेंगे लोग बात करिए यहाँ पर वो स्टूडेंट है यहाँ को पढ़ के दे जाता है और इससे क्वालिफाई करता है उनका जो राइटर है भाषा को बुलाएगा तो नहीं आया उनको बुलाए उनका कहना है सर इसमें बिहार स्कूल में कि ये लड़का पढ़ता है तो 80% मोर देन 80% उससे क्वेश्चन आता है चाहे बीजेपी का हो चाहे यूपीएससी हो चाहे जेपीएससी हो तो कितना इम्पोर्टेंट है आओ तो तुरंत हो जाता है मतलब हम लोग छापते हैं चला जाता है ईयरली तो ये 25 लाख का हम लोग बिक्री कर रहे हैं उसका नहीं सभी मिला होगा ईयरली 25 लाख का अब भारत सरकार आप लोग को कानून कर लेते हैं बिहार एक हो गया हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी 20,000 बच्चों को बच्चे जाएंगे इधर जो नालंदा आज पर ज्ञान हम जो काम करने वाले हैं कुछ परसेंट अरे जी बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के सभागार में प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण पूर्व निर्देशक राष्ट्रभाषा परिषद विभाग तथा विनय कुमार जी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है बीपीएससी के आप सभी आज 14
सितंबर 2000 विधानसभा ने हिंदी को आधिकारिक तौर पर संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। नीति के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी अंधकार बहुत है लेकिन दिया जलाने का मन सहयोग दे रही है शिवानी भट्ट, निवेदिता निष्ठा, प्रवीर कुमार, सूर्यकांत सिंह और केशव कृष्णा जी। रंजना झा जी से अनुरोध है कि आप हमारे माननीय अतिथि का स्वागत करें। स्वागत करें। आज की है अनुपम बेला, आज की है अनुपम बेला, लगाया खुशियों का मेला, सबने 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 यही पुकारा है, स्वागत आज तुम्हारा है, स्वागत आज तुम्हारा है, आज की है अनुपम बेला, लगाया खुशियों का मेला, सबने 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 यही पुकारा है, स्वागत आज तुम्हारा है, स्वागत आज तुम्हारा है, स्वागतम 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 स्वागतम। हिंदी से उन्नत दिशाएं तुम, भारत माँ की शान हो, राष्ट्र प्रेम में सदा रहे तुम, नवयुग का निर्माण हो, सबने 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 यही पुकारा है, स्वागत
बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। भारतीय संस्कृति सदैव से उज्जवल रही है, इसलिए कहा भी जाता है कि भारत नहीं स्थान का वाचक। और आपकी टीम की तरफ से एक गीत और हम लोग सुनना चाहेंगे। रंजना झा। आदरणीय मंच को मेरा प्रणाम। और सभी आज हिंदी दिवस मनाने यहाँ उपस्थित हुए हैं। गोपाल सिंह नेपाली जी की सुंदर से विचार। एक दिन बात हमसे कोई दोबारा करे, बात हमसे इशारा करे, मनवारा दीवाना जैसी ने एक पुस्तक लिखी पद्मावत 1940 में, और उन्होंने कहा, धनिसो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। ये फूल ही है, ये सुगंध ही है जो पर्यावरण में व्याप्त रहता है। इसी फूल और सुगंध को बिखेरते हुए हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के श्री सत्येंद्र कुमार जी जो निदेशक हैं, और जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और माननीय मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी का एक बार तालियों से स्वागत। समारोह के उद्घाटन करना परम आदरणीय बिहार के यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी, इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर
वीरेंद्र नारायण यादव जी, अकादमी के प्रभारी अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी जी एवं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अजय कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार जी, अरविंद महिला कॉलेज पटना का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय अकादमी को दिया, इसके लिए अकादमी एवं परिषद परिवार कृतज्ञ है। इस समारोह में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, रचनाकारों का भी स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इस समारोह में उपस्थित सभी विद्वद्जन, समाचार पत्र एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधिगण, हमारे सहकर्मी, आप सबों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा कहा था और हिंदी को देश के राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे, लेकिन आजादी के बाद ऐसा नहीं हो सका। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को आधिकारिक तौर पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अकादमी की स्थापना अन्य राज्यों की भांति बिहार में भी बिहार सरकार के संकल्प संख्या 453 दिनांक 13 फरवरी 1970 को बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना एक स्वैच्छिक संस्था के रूप में की गई। श्रीमान, आपका ध्यान मैं थोड़ा अकादमी की स्थापना की ओर खींचना चाहता हूँ। आपसे इन एक दो पंक्ति के माध्यम से अकादमी का दर्द मैं बयान करता हूँ। दर्द मैं किससे कहूँ, है यह आशिक जमाना, दर्द मैं किससे कहूँ, है यह आशिक जमाना, झोपड़ी से चीख निकली जग समझ बैठा तराना। बहुत दर्द भरी इसकी कहानी अभी हो गई है। कुछ दिन पहले से माननीय मंत्री जी यहाँ उपस्थित है। मैं ये बता दूं कि पिछले 3 वित्तीय वर्ष से मैं भी बैठी है, 1 रुपया भी नहीं मिला। अभी मैं आया हूँ तब मैं दी है व्यवस्था करके, इसके पहले नहीं मिल रहा था पैसा। बिल्कुल यहाँ के कर्मचारी भी ऐसे ही चल रहे हैं जी। आप कारण का भी आपको पहले सब नहीं है बहुत सारा, लेकिन बिहान से करते जाने ये सब हम बताएंगे अलग से टाइम लेकर के। तो श्रीमान, हिंदी के दोनों संस्था, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी और बिहार राजभाषा परिषद, दोनों आपके हैं और दोनों के आप अध्यक्ष हैं। दोनों आपके हैं और दोनों आपके अध्यक्ष, दोनों ही के आप अध्यक्ष हैं। मेरी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से दोनों संस्था को अच्छे ढंग से चलाऊं। कुछ हद तक मैं सफल भी हुआ हूं, लेकिन बाधाएं आ रही हैं। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जब मैं यहाँ का प्रभाव लिया था, उस वक्त अकादमी मृत प्राय थी, ताला बंद था, यहाँ कर्मचारी नहीं थे। आने के बाद अभी लगभग 1 साल हुआ है और आने के बाद ही मैं ये चलायमान स्थिति इसकी करने में सफल हुआ हूँ। श्रीमान, मैं ये बता दूं, अभी 2 दिन पहले मैं भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय गया था। मैं जब परमिशन था, सरकार का परमिशन था, आयोजित मीटिंग में भाग लेने, वहां से भाग लेकर वापस आया, काम करने की अनुमति एवं ग्रांट स्वीकृत कराकर लौटा हूँ। इसके पहले यहाँ पे जो भी डायरेक्टर थे नहीं जाते थे, ऑनलाइन भी मीटिंग में शरीक नहीं होते थे, वहाँ नाराजगी बहुत थी। मुझे आश्वासन मिला कि आप काम करें, मैं आपको जो भी जरूरत होगा मैं दूंगा। श्रीमान, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अकादमी का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी योजना के तहत विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को हिंदी में प्रकाशित करना तथा लाभ हानि रहित, हम प्रॉफिट नहीं लेते हैं, जो भी किताब यहाँ छापते हैं तो लाभ हानि रहित हम बच्चों तक, प्राध्यापकों तक पहुँचाने का काम करते हैं। का स्वागत करते हैं, वंदन और अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। श्री सत्येंद्र कुमार जी, एक मीठी और तार्किक शिकायत आपने की है और ये कहना चाहा है कि ये फूल कोई विरासत में नहीं मिलेंगे। आपने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है, तो आपने सूची गिनाई कांटों भरे बिस्तर की।
और आपने रखा है अपने अध्यक्ष और माननीय मंत्री महोदय के सामने, तो निश्चित रूप से 11 सितंबर को वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में एक बैठक थी और उस बैठक में मैं भी था। और ये शिकायत उन लोगों की थी कि कोई पुस्तक प्रकाशन नहीं हो रहा है और बैठक में कोई नहीं जाता, और उसमें हम लोगों ने कई सारी मांगे रखी और सब लगभग स्वीकृत हुई है। तो आपकी कर्मठता से हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस आप जानते हैं कि हिंदी का जन्म ही बिहार के उर्वर आंगन में हुआ है। अगर हम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट से गुजरते हुए हिंदी को याद करें, तो हिंदी का जन्म, क्या बताइए, हिंदी अतिथि स्वागत के बाद हम लोग चाहेंगे कि अपने अंग वस्त्रम, प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ के साथ हम लोग सबसे पहले हम माननीय मंत्री महोदय श्री सत्येंद्र बाबू से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय और अध्यक्ष हिंदी ग्रंथागार को सम्मान प्रतिष्ठा के साथ अंग वस्त्रम, प्रतीक चिन्ह और पुष्प भेंट करें। तालियां बजती रहे। हम लोगों का संस्कार स्वागत का है। अंग वस्त्रम, प्रतीक चिन्ह भेंट करते थे। श्री संजीव कुमार प्रोफेसर के यादव जी का स्वागत करते हैं। तालियां बजाइए जोरदार। बहुत अच्छा कहा मैम, संगीत भी एक थेरेपी है। गाँव में माननीय बिहार विधान परिषद सदस्य श्री वीरेंद्र नारायण यादव जी, अरविंद महिला कॉलेज के प्राचार्य नरेंद्र कुमार जी, निदेशक उच्च शिक्षा महोदय, माननीय मंत्री जी के आप सचिव श्री संजीव कुमार सज्जन जी, रंजना जी हमारे बीच मौजूद हैं,
प्रसिद्ध कलाकार हैं हमारे बिहार की, चित्रकार सोमा आनंद जी, हिंदी के विद्वान डॉक्टर अजय कुमार और इस संस्थान के निदेशक सत्येंद्र जी। उसके साथ साथ मंच में तमाम उपस्थित हमारे विद्वज्जन, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने का अवसर दिया। आज हिंदी दिवस है। हिंदी के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर अजय कुमार जी को बोलना है। मुख्य वक्ता अजय जी हैं। हिंदी के जब से आज़ादी के पहले से हिंदी, जब ये पहले हिंदुस्तानी की बात हुआ करती थी, पहले हिंदी की बात हुई थी, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात चल रही थी आज़ादी के पहले से, तो उसको लेकर जो पूरा अभियान चला और जो पूरा आंदोलन चला देश भर में, गांधी जी ने बार बार हर सम्मेलन में इस बात को इंगित किया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि हिंदी सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं और दूसरी भाषा के लोग हिंदी जल्दी सीख भी सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा हो सकती है जिसको कि दूसरी हिंदी भाषा के लोग काम हो रहा है, इसमें कोई मत नहीं है। आप तमाम, हम लोग अंग्रेजियत के डोमिनेंस की बात करें, उनके वर्चस्व की बात करें, पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज भी सबसे अधिक जो सिनेमा का क्षेत्र है, लोकप्रिय सिनेमा, वो हिंदी में ही बनाया जाता है। सबसे अधिक टीवी सीरियल और जो सीरीज देखी जाती है, वेब सीरीज, वो भी हिंदी में ही देखी जाती है। नेटफ्लिक्स कहने के लिए तो अंग्रेजी माध्यम का है, और उसकी सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय सीरीज होती हैं वो हिंदी माध्यम से ही दिखाई जाती है, हिंदी माध्यम में बनती है। ये हिंदी का आलम है। ये भी आलम है कि अंग्रेजी के बड़े बड़े प्रकाशक आप देखिए, उन्होंने हिंदी संस्करण छापना शुरू किया। लोगों ने अंग्रेजी में लिखा बहुत सारे उपन्यास, बहुत जिसको कहते हैं बेस्ट सेलर कहते हैं, उन तमाम बेस्ट सेलर का हिंदी में अनुवाद आज बिक रहा है। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है? उसी वजह से हो रहा है कि हिंदी की लोकप्रियता बढ़ी है, बढ़ी नहीं, और हिंदी के सबसे अधिक पाठक है। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हिंदी की पाठकों की संख्या सबसे अधिक है, और हिंदी के वैसे मतलब पाठक जब मैं कह रहा हूँ, यानी कि हिंदी के पढ़ने वाले लोगों की संख्या अधिक है। यह हिंदी की ताकत है, यह हिंदी की शक्ति है। तो मैं केवल एक दो छोटे छोटे अनुभव अपने शेयर करना चाहता हूँ। मुझे जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव रहा वो लगभग 1.5 घंटे का सत्र चला। तो इससे यह बात समझ में आती है कि आप जो बात हिंदी में कहते हैं वो हिंदी में समझी जाती है, लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसी तरह की घटना असम विश्वविद्यालय में मेरे साथ हुई, जब हम लोगों ने बातचीत की और अपनी बातों को रखा। किसी ने भी कभी नहीं कहा कि आप अंग्रेजी होगी, और सब लोगों ने हिंदी में उसको एक्सेप्ट किया। उसी तरह केरल की भी काफी अनुभव है मेरा, कोच्चि का। वहाँ भी मैं कलाओं, क्योंकि मेरा क्षेत्र कला है, विजुअल आर्ट्स, यानी कि चाक्षुष कला पे मैं लिखता हूँ, तो इन क्षेत्रों में बोलने के लिए कहीं कहीं जाने का अवसर मिलता है। तो सब जगह मैंने पाया है कि हिंदी में जब भी मैंने अपनी बातों को रखा है, उसको बहुत ही सहज, हिंदी क्षेत्र के अलावा जितने अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं, सब जगह उसको सहज स्वीकार किया है। इस मामले में मैं एक बार बाबा कारण का नाम आप सब लोग जानते होंगे, सुना होगा। वीवी कारण हिंदुस्तान के बहुत बड़े रंगमंच के निदेशक रहे, भारत भवन से जुड़े रहे थे। बहुत पहले बगल के ही रंगशाला में एक समय सीआरपीएफ का कब्जा था, सीआरपीएफ को रखा गया था। तो यहाँ के रंगकर्मियों ने लंबे समय तक आंदोलन किया पटना के रंगकर्मी। हम लोग बहुत छोटे थे, कॉलेज में पढ़ते थे या हाई स्कूल में पढ़ते थे, हम लोग भी उस मूवमेंट में चले गए। उसमें मुझे याद है बीबी कारंत आए, और बीबी कारंत बहुत बड़ा नाम था हिंदुस्तान का। उन्होंने एक घटना सुनाई, हम लोगों ने पत्रिका की उनका एक इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने एक घटना सुनाई थी जिससे हिंदी की लोकप्रियता का देश भर में आप अंदाजा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में हिंदी की लोकप्रियता पर उन्होंने कहा कि वहाँ हिंदी प्रचार समितियां काम करती हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हिंदी प्रचार समितियां, आप समझिए इतने लोकप्रिय हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र में, कि उनके जो शिक्षक होते हैं हिंदी सिखाने वाले, हिंदी प्रचार समितियों के, वो इतने लोकप्रिय होते हैं जैसे फिल्म के अभिनेता। विभिन्न भाषाओं के शब्द उसमें आते हैं और हम उनको एडॉप्ट करते हैं। हम जैसे कि अब अंग्रेजी में हम सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी डिक्शनरी में बहुत सारे हिंदी के शब्द उन्होंने अपने यहाँ शामिल किए।
तो हम लोग इसको लेकर, क्योंकि हाल में ही मैंने देखा कि बिहार संग्रहालय में किसी एक सज्जन आए थे बोलने दिल्ली से, कलाओं को उन्होंने एक लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया, पर इतना ज्यादा हिंदी का मतलब कहना चाहिए कि तनाव, प्रेशर, दबाव इतना ज्यादा था कि आधी बात समझ में आई, आधी नहीं आई। लगा कि हम लोग के ऊपर वो हिंदी का बम छोड़ रहे हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। बोलचाल की जो भाषा है, भाषा को सरल बनाने की कोशिश होनी चाहिए। यही मैं आप लोग जो निदेशक महोदय और आप भी अजय जी गए हैं तकनीकी शब्दावली आयोग में या उसकी जो कमीशन है उसमें बैठक में जाते हैं आप, तो इस बात पे जोर डालना चाहिए कि हमें जब हम हिंदी शब्दों का, पारिभाषिक शब्दों का अनुवाद करते हैं, हिंदी में लाते हैं दूसरी भाषाओं से, तो उनको थोड़ा सरलीकृत करके लाए, न कि कठिन बना के लाए। हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मैं कलाओं पे लिखता हूँ, कल्चर पे लिखता हूँ, और सच बताऊं तो बहुत सारे शब्दों के, अंग्रेजी के शब्दों के हमें हिंदी में शब्द नहीं मिलते हैं, तो हमें उन शब्दों को सीधे सीधे ले लेना चाहिए, उसे राय बना लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। तो खैर ये 2-3-4 बातें थी, मुझे लगा कि जस्ट मैं शेयर कर दूं आपसे, शेयर से तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। हिंदी दिवस तभी हमारा सफल होगा जब हम अपने दिल को बड़ा करेंगे, हृदय को बड़ा करेंगे, और वैसे तमाम जो लोकप्रिय शब्द हैं जिनको हम बोलचाल की भाषा में लाते हैं, उनको अपने भीतर समाहित करें, उनको स्वीकृति दें अपने विभिन्न हिंदी के मंचों से। यही हमारी शायद आज अगर हम लोग हिंदी दिवस मनाने बैठे हैं तो आज का ये संकल्प लिया जा सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इशारा किया कि पारिभाषिक शब्दावली नहीं है और हिंदी अंग्रेजी इसमें दिक्कत आती है, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में जो प्रशासन में दिक्कत आती है उसके लिए मैं काम करूंगा, है ना। तो ये सलाह हमको संजीव सज्जन जी ने भी दिया था, लेकिन हम इस पे काम आगे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, तो ये तो भविष्य की बातें हैं। जहाँ तक हिंदी दिवस की बात है तो हम सब जानते हैं कि हिंदी की उम्र 1300 वर्षों की है। 700 ईस्वी से लेकर के अगर आज हम 2022 में हैं, लगभग 1300 वर्ष। और इस 1300 वर्षों में कई बार हिंदी के सामने संकट आए। ये संकट आए फोर्ट विलियम कॉलेज से, जब 1799-1800 में ये गठन हुआ। फिर उसके बाद हिंदी की 2 शैलियां विकसित कर दी गई, और फिर से संकट है कि हिंदी को बांटा जा रहा है कि उर्दू के शब्द जी हम अलग करेंगे, और ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों शैलियां हैं खड़ी बोली हिंदी की, और इसको बांटा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर हम बांटेंगे तो हिंदी के पास कुछ नहीं। जो बांटने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में, कमल उर्दू के खिलते हैं यहाँ हिंदी की झीलों में। समाज को बांटना मुश्किल है भाषाई कबीलों में। एक बार जोरदार तालियों के साथ बांटना चाहते हैं तो लोग बताइए कि कैसे हिंदी को आप बांटेंगे और क्यों बांटेंगे, और फिर हिंदी के पास बचेगा क्या। और इस दर्द को कई सारे लोगों ने व्यक्त किया। एक कवि लिखते हैं कि हसन नाम जानलेवा हो सकता है। अगर आपने हसन नाम रख लिया तो आज के दौर में जानलेवा हो सकता है। अमृत या नाम भी निरापद नहीं। क्या नाम रखेंगे आप? अमृत या नाम भी निरापद नहीं। और बलबीर सिंह नाम के खतरे तमाम। बलबीर सिंह रखेंगे भी तो खतरे, और बहुत सुरक्षित नहीं है आप मंगू नाम के साथ। अगर आपने मंगू रख लिया तब भी सुरक्षित नहीं। इस तंत्र में सिर्फ आपका नाम आपकी हत्या का सबब हो सकता है। तो आज हिंदी दिवस के दिन हम प्रण लें कि हिंदी सामाजिक एकता का विषय है, ये हमारी भाषा और संवाद का विषय है। अब हमारे सामने उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर रेखा कुमारी मैम, और आप हिंदी दिवस के दिन बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी को संबोधित कर रही हैं। आप निदेशक हैं उच्च शिक्षा विभाग, और आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप कह सकती हैं कि मुझे ऊंचाइयों पर देख कर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। तो बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ। आज हिंदी दिवस समारोह के इस महत्वपूर्ण क्षण में फणीश्वर नाथ रेणु सभा
में उपस्थित माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, विनय कुमार संयुक्त सचिव बिहार लोक सेवा आयोग, हिंदी विभाग अध्यक्ष SM कॉलेज विक्रम पटना से आए हुए विभागाध्यक्ष और यहाँ उपस्थित इस सभागार में उपस्थित अन्य विद्वत जन जिन्हें हिंदी से प्रेम है और जिन्होंने हिंदी को संवाद का विषय और हिंदी को एक आकर्षक विषय के रूप में देखना पसंद किया है। हम सभी हर साल 14 सितंबर को आते हैं, इस सभागार में एकत्रित होते हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या नहीं इस पे चर्चा करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं और भूल जाते हैं। आखिर इस जरूरत दिवस मनाने की क्यों पड़ जाती है हमें? क्यों नहीं और भाषाओं का कोई दिवस मनाया जाता है? अंग्रेजी दिवस तो नहीं मनाते हैं, फिर हम हिंदी दिवस हर साल क्यों मनाने की आवश्यकता है? जबकि गांधी जी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक भाषा होनी चाहिए हमारी, और हिंदी चूंकि सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं और हिंदी में वो सारे गुण मौजूद हैं, उसमें हर तरह से आप अपने भाव की विवेचना कर सकते हैं, उसे अपने उद्गार को व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार करती हूँ और मेरी शुभकामना अकादमी के प्रति हमेशा है और सत्येंद्र बाबू पीछे में भी आपकी प्रशंसा किया करते हैं कि बहुत सहयोग करती हैं मैम, और बिल्कुल आप कहना चाहती थी कि मैं अभी आप हैं, मंत्री जी हैं, सब हैं, कुछ न कुछ बेहतर अवश्य होगा। और ये अंधेरों से चलित बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत डिमांड आया कुछ किताबों का, तो उसको आप ठीक पुनर्प्रकाशन करें। सुनील कुमार सिन्हा जी आप पत्रकार हैं और निश्चित रूप से पत्रकारिता अभी कई सारे सवालों के घेरे में है और एक व्यंग पत्रकारिता के लिए मित्रवत अखबारों में फैला दिया है इतना अंधेरा, इतना अंधेरा, इतना अंधेरा कि चलो रोशनी के लिए कुछ अखबार बनाया जाए। लेकिन हमारे कर्मठ पत्रकार सुनील कुमार सिन्हा जी, आप आमंत्रित हैं। हिंदी दिवस पर आज सबसे अच्छी बात हमने देखा सचिव लोक सेवा आयोग उन्होंने जो बात कही कि हिंदी में शब्दों की कमी है, ऐसी बात कहा कही जाती थी। आज के दिनों में हिंदी में शब्द कम है ऐसा कहना उचित नहीं है। दूसरी बात, हिंदी को अंग्रेजी से या अन्य भाषाओं के बदले तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ जितनी भी भाषाएं हमारे पास है इधर, इन सभी भाषाओं के बारे में आपको जानकारी होगा। उन भाषाओं में स्वर और व्यंजन एक ही है। सभी भाषाएं चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, गुजराती हो, सभी में अ, आ, ई स्वर है, आप से लेकर ह तक जो है तो उसका व्यंजन है और इसी से शब्दों का गठन हुआ है और वाक्य बनाने में जो ग्रामर यूज करते हैं वो थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए हम लोगों के पास अन्य भाषाओं में जो भारतीय भाषाएं हैं उनको मिला करके बहुत सारी भाषाओं को हम ले सकते हैं। और आज हिंदी दिवस पर हम चाहेंगे कि एक ऐसा प्रपोजल सरकार के पास हो जिसमें जितनी भाषाएं हैं, ककार परिवार की, मैं हिंदी और उर्दू को हटाकर कह रहा हूँ, ककार परिवार की जितनी भाषाएं हैं उनको लेकर एक संस्था बननी चाहिए और वह संस्था सभी भाषाओं का विकास हर स्टेट में करे। अगर बिहार में तो हिंदी के माध्यम से भी भाषा सीखे, अगर तमिलनाडु में तो तमिल के माध्यम से भी भाषा सीखे और ऐसा करने से भाषाओं के बीच जो कटुता है वह भी समाप्त होगी और हिंदी भाषा समृद्ध भी होगी। आज हिंदी दिवस पर सबों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कुमार जी को, आप अरविंद महिला कॉलेज में प्राचार्य हैं और हिंदी दिवस आप केमिस्ट्री विषय से हैं, हिंदी दिवस के बारे में क्या सोचते हैं? तालियां। सभागार में उपस्थित हमारे सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय निदेशक सत्येंद्र बाबू, बिहार सरकार के यशस्वी विद्वान प्रोफेसर
आदरणीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, बिहार परिषद में सदस्य और प्रोफेसर है आदरणीय वीरेंद्र बाबू, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक आदरणीय रेखा कुमारी जी, बिहार सरकार में संयुक्त सचिव बीपीएससी में भी है विनय कुमार जी, बिहार सरकार के पदाधिकारी सज्जन जी, हमारे सभा का के संचालन कर रहे प्रोफेसर अजय कुमार जी और स्वागत गान प्रस्तुतकर्ता माननीय रंजना झा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित जन, आदरणीय सभी भाइयों, आज जैसा कि विदित है इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले भी आपको 24 के दिन 1949 में एक घोषणा पास की गई थी और फिर हमारा हिंदी हमारा राजभाषा होगा, तो राजभाषा के रूप में दर्जा मिला सितंबर में 1949 में। इसके पूर्व 1918 में महात्मा गांधी। तो आज इस हिंदी दिवस पर शुभकामना सभी लोगों को, शुभकामना कि हम अपने हिंदी के प्रसार के लिए, प्रचार के लिए ऐसा करें। और हमारी हिंदी मातृभाषा है, अभी चाइना का जो मानवी भाषा है उसके बाद हिंदी का ही इसमें दूसरा नंबर आता है ज्यादा बोलने वालों का, उसके बाद तीसरा नंबर अन्य भाषाओं का योगदान है। जैसे कि मैं मातृभाषा एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए तो वहाँ के लोगों ने उनको स्वागत किया, इंग्लिश में उन्होंने उनसे पूछा कि कैसे है आप, हाउ आर यू फीलिंग। उन्होंने उनसे हिंदी में जवाब दिया, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ और यह देश आपका सुंदर देश है अमेरिका। उसके बाद उसने प्रश्नकर्ता ने कहा कि तब टूटी फूटी हिंदी में उसने क्वेश्चन किया विवेकानंद जी से, उन्होंने कहा, उन्होंने उसका इंग्लिश में जवाब दिया। तो उन्होंने कहा, लेकिन जो पूछने वाला था कि जब मैं इंग्लिश में बोल रहा था तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ जो कमजोर भाषा है हमारी तरफ से जो भाषा बोल रहा हूँ उसका आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। कहा कि जब आपने बोला था तो मैं अपनी मातृभाषा में का सम्मान करते हुए अपनी मातृभाषा में जवाब दिया, और जब आपने ऐसा बोला हिंदी में तब मैं आपका अंग्रेजी में मातृभाषा आपका है मैं उसका सम्मान करता हूँ। तो मातृभाषा मातृभाषा है, जिस किसी देश का है अपनी मातृभाषा होता है वो सम्मानीय होता है, और यहाँ के लोगों को फर्ज बनता है कि हम उस भाषा का हम प्रचार करें, आगे बढ़े। आपके खड़ी बोली के बाद जनक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने उन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, हिंदी भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है का सूल। तो हम लोग चाहते हैं हिंदी का सम्मान मिले। साथ साथ यह मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि उस समय जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया जा रहा था, दक्षिण के कुछ राज्यों ने विरोध किया था, तो लाचारी में इंग्लिश को भी राजभाषा का दर्जा दे दी, राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन जैसा कि आजकल हम देखते हैं प्रचलित है, इंग्लिश हाल होकर चला जा रहा है। हमारा रशिया के कंट्री में, रशियन कंट्री में भी हिंदी फिल्मों का बोलबाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय की कमी है, हमारे महान बच्चा लोग हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना ध्यान देना चाहता हूँ कि इस शुभकामना के साथ कि हिंदी हमारा आगे बढ़े, सभी लोगों का इसमें योगदान रहे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस आयोजन करता इस विभाग के डायरेक्टर ग्रंथ अकादमी के सकंदर बाबू, जो सहयोगी अजय बाबू और बिहार सरकार के शिक्षा निर्देशक के साथ साथ बिहार सरकार के माननीय मंत्री का मैं अभिनंदन करता हूँ कि इस ऐसे कार्यक्रमों में वो अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं और अपने आशिक वचनों से लोगों को अवगत कराते हैं। धन्यवाद। बहुपन्यासकार जिनका महिला अर्चन अद्वितीय, न भूतो न भविष्यति, ऐसा उपन्यास महिला अर्चन। और आप
हमने 1954 में इसके सूत्र पकड़े थे कि आखिर पिछड़ा क्यों है हिंदी समाज। मेरीगंज को केंद्र में रखते हुए उन्होंने कहा था कि रोग के दो ही कीटाणु, एक है गरीबी और दूसरा है अशिक्षा। 1954 में जो ये शोध निष्कर्ष रेणु ने दिया था, जिस सभागार में हम बैठे हैं, गरीबी और अशिक्षा यही रोग के दो कीटाणु हैं। और इस रोग के कीटाणु अभी भी अनुत्तरित हैं, अभी भी ये प्रश्न उत्तर की प्रतीक्षा में। आखिर कुछ न कुछ बात होती है कि कोई भी चीज इतनी लंबी नहीं चलती, न रात चलती है, न दिन, न सुख न दुख, सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन गरीबी क्यों इतने दिनों तक चलती रहती है? आखिर ईदगाह का हामिद, पोस की रात का हल्कू, ये सब क्यों गरीब बना हो? चाहेंगे मैडम रंजना झा से कि आप सर हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने अभिभावक, अपने संरक्षक माननीय वीरेंद्र बाबू जी का। प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, निदेशक उच्च शिक्षा आदरणीय रेखा जी, बिहार लोक सेवा आयोग के आदरणीय पदाधिकारी, संचालक जी, मेरे मित्र संचालक जी, इसके निदेशक, राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भाई सत्येंद्र जी, पटना की विद्वत मंडली, साहित्यकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों, हिंदी प्रेमियों, साथियों, इस हिंदी दिवस पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे हिंदी दिवस पर कुछ अपनी बात नहीं करनी है, बल्कि दूसरों की कुछ बातें या इस कार्यक्रम में आने के पश्चात उस मंच पर बैठे हुए मेरे मन में जो बातें आई हैं वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी प्रकार का हिंदी के प्रति हीन भावना नहीं होनी चाहिए। उस अपनी मनोवैज्ञानिक ग्रंथ को की दवा करने की जरूरत है, अपने आत्मविश्वास से, आत्मबल से और अखिल भारतीय परंपरा से जो हिंदी बनी हुई है। देश का बड़ा समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि हिंदी में इतना पानी भरा है कि यह हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। लोहिया की समान जाति नहीं था, देश दुनिया घूमा था, विदेश से पीएचडी किया था और देश की नब्ज को पहचानता था। और ये बात किसी सामान्य आदमी से नहीं कहा था। हिंदी के बड़े विद्वान रघुवंश, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला का जब इलाहाबाद था, उसी समय रघुवंश उनके मित्र हुआ करते थे। लोहिया ने उनसे पूछा हिंदी क्या है जी? ऐसे प्रश्न अक्सर उनसे इलाहाबाद में पूछे जाते थे और इसका उत्तर लोहिया जी देते थे। और लोहिया जी ने कहा कि रघुवंश, और उस पर पूरा लंबा उनका भाषण है। लोहिया ग्रंथावली के 376 पृष्ठ पे मेरा आग्रह और निवेदन होगा आज के दिन की आप पढ़ लें। उन्होंने कहा कि एक जमाने में संस्कृत अमीरों की भाषा होती थी, अपभ्रंश और प्राकृत गरीब और आम जन की भाषा होती थी, बहुसंख्यक की भाषा होती थी। हिंदी गरीबों की भाषा है, आम जन की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है, उसमें आजादी की लड़ाई लड़ी गई है, यह अमीरों की भाषा है। मैं लोहिया की बात पढ़ रहा हूँ, अपनी बात कुछ नहीं कहूँ। आपको यह भी मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्री जी हैं, आदरणीय रेखा जी हैं, उनको भी कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ। आजादी की लड़ाई में दो हिंदी संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। नागरिक चरणी सभा काशी और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। और मैं काशी हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब पढ़ता था तो देश का सबसे बड़ा शिक्षक और देश का सबसे बड़ा विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी और आचार्य विश्वनाथ साहब मिश्र दोनों पढ़ाते थे हिंदी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी नेतृत्व करता था सर सुंदरलाल चिकित्सालय का भी और IIT येचू का और वाणिज्य संकाय का। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पढ़ाते थे तो संकाय की सीमा टूटती थी और 4-4 घंटा कक्षाएं चलती थी और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। और उनके पढ़ाने के बाद लोग कहते थे कि ज्ञान के सारे दरवाजे खुल गए। आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य विश्वनाथ साहब मिश्र जब पढ़ाते थे तो लोग कहते थे कि इसके बाद कोई ज्ञान की सीमा नहीं है। दोनों ऐसे विद्वान थे। और मैं आपसे बताता हूं कि इंजीनियरिंग के छात्र उसमें बैठते थे, वाणिज्य संकाय के छात्र बैठते थे। हिंदी की एक ताकत थी, हिंदी शिक्षकों की एक ताकत थी। और वो ताकत क्यों नहीं मिली थी? उसे दिया था नागरिक सभा काशी ने, जिसने आजादी की लड़ाई में केवल हिंदी का प्रचार नहीं किया था बल्कि आजादी की लड़ाई में अगुवा होकर काम किया। और यही काम हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में किया। मुझे जो कहना है वो कह रहा हूं। परंतु आजादी के बाद बिहार राष्ट्र भाषा परिषद ने भी जो काम किया, इन दोनों संस्थाओं को इस संस्था ने पीछे छोड़ा। और यही से मध्य एशिया का इतिहास महापंडित राहुल साहित्य उद्यान का प्रकाशित हुआ, यहीं से हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रकाशित हुआ, यहीं से संस्कृति और राजनीति विश्वनाथ वर्मा का प्रकाशित हुआ। ये सब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पुस्तकें थी। ये बिहार के हिंदी की क्षमता थी और बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की क्षमता। इसको कोई प्रशासक अगर नहीं समझता है, कोई हमारा माननीय मंत्री नहीं समझता है, इसमें बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का कोई दोष नहीं है। अपने इतिहास को देखना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं राजेंद्र महाविद्यालय से मैं भी यहाँ निदेशक बन के आया था और मेरे पहले सुखविजन सहाय आए थे। पहले निदेशक थे सुखविजन सहाय, वो भी हमारे यहाँ मैट्रिक पास अपनी राजेंद्र कॉलेज में बहाल थे और उन्हें बहाल किया था प्रोफेसर मनोरंजन और महापंडित राहुल साहित्य। और प्रेमचंद जी पर पहली आलोचना छपरे में प्रकाशित हुई थी। मैं गया था अभी राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में, तो देखा कि बहुत छपरा की पुस्तक रेयर बुक के रूप में रखी हुई है। अब इन सब बातों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, ये बिहार की गरिमा और प्रतिष्ठा और इसकी संस्कृति, सभ्यता, इसके एकेडमिक स्वरूप को, इसके एकेडमिक व्यक्तित्व को बनाने वाली संस्थाएं हैं। इसके साथ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। बिहार के गौरव को इन लोगों ने बढ़ाया है। मैं गिरीश शंकर जी, माननीय गिरीश शंकर जी शिक्षा सचिव थे, मैं निदेशक था। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र जी आप पुरस्कार बांटने जा रहे हैं बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का। कमलेश्वर को आपने दिया है, प्रभास जोशी को दिया है, डोगरे को दिया है, ये लोग आए होंगे नहीं। मैंने कहा कि सर ये काम हमारा है, प्रशासनिक काम आपका है। बड़ी निवेदन पूर्वक मैंने कहा देखा जाएगा, एक कोशिश हमको करने की। और प्रभास जोशी आए, पत्नी के साथ आए, देश का बड़ा लेखक उपन्यासकार कमलेश्वर आए, भारत डोगरे आए, कृष्णा सोमती आई। और माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं, कुछ राज बोलना चाहता हूं और बोलने में कोई कठिनाई नहीं। उस समय राष्ट्रभाषा परिषद का निदेशक था, मैं ही संचालन कर रहा था बिहार राष्ट्र, वहां बिहार विधान परिषद के सभागार में। तो उस समय कुछ डर और भय था। कहा जाता था कि बार बार कहा जाता था कि आप निदेशक हैं, शिक्षक नेता नहीं है, हिंदी के टीचर नहीं है। और एक प्रभास जोशी का स्टेटमेंट मैं बताता हूं। माननीय आज के बड़े नेता देश के माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने हमें कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं, केंद्र में सरकार है भाजपा की। वीरेंद्र जी आपने तो सब चौपट पर दिया, बुला दिया है सब लोगों को। कमलेश्वर खिलाफ में बोलेंगे, प्रभास जोशी खिलाफ में बोलेंगे, सब लोग खिलाफ बोलेंगे। आप तो सारा चौपट पर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार बांटने नहीं जाएंगे, मैं वीरपुर सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने जा रहा हूं। मेरा तो मेरी हालत खराब थी। आप समझ सकते हैं, छोटी से निदेशक
ये सब लोग थे। मेरी भी हालत खराब थी कि क्या होगा, कैसे होगा। साहित्यकार कैसा होता है, अगर पूरा स्टेटमेंट आपका पूरा उन लोगों का वक्तव्य मैं बता दूं तो आप लोग आश्चर्य पड़ेंगे। उसकी एक छोटी सी झांकी सुना के मैं पूरी बात मंत्री के घर पर जाकर सुनाऊंगा। सुनाया प्रभात जोशी ने कहा कि भाई मैं तो इस लल्लू का पुरस्कार लेने वाला नहीं था, मैं तो मलबा का पंडित हूँ, जनसत्ता अखबार का मैं संपादक हूँ, मुझे इस पुरस्कार पाने से क्या मतलब है। ये महापंडित राहुल सागर क्या है, छपरा जो इनकी कर्म भूमि है, महापंडित राहुल सागर क्या उस पर भाषण देने के लिए हमको और हरिवंश जी जो अभी डिप्टी स्पीकर है राज्यसभा के, हमारे साथ सहपाठी हैं, काशी विश्वविद्यालय के 74 के आंदोलन के साथी हैं, उन्होंने बुलाया था, हम दोनों ने बुलाया था, इसीलिए मैं आ गया। हमने कहा कि आप अपना वक्तव्य दीजिए। कान में हमें कहा गया, इनके जो बड़े शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने कान में कहा कि मेरे को वक्तव्य हो तो हमने दीजिए, चाहते हैं कि सब रात भूल ही जाए। हमने कहा कि बोलने दीजिए, केवल बोलने से कुछ थोड़ा होगा। उन्होंने जो बोला वो सुन लीजिए। बोला तो कमलेश्वर ने भी कमाल का बदबू नहीं पाया, प्रभास जोशी वाला सुना देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये लल्लू का पुरस्कार नहीं लेना था, बल्कि मैं आ गया हूं, पुरस्कार ले लिया, पत्नी के साथ आया हूं। और जब वो अपना वक्तव्य देने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि मैं और लल्लू एक बात है, इसलिए हमको मैं इस सम्मान में कोई कमी नहीं समझना चाहिए, मैं क्षमा के साथ जो करती हूँ उस सब को कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि लल्लू के साथ मैं गया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान में मैं भेड़ बकरी के बाजार से गुजर रहा था। मुशर्रफ प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, लाल बहादुर जानते होंगे क्या थे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे। वो भेड़ बकरी वालों ने पूछा कि भाई ये लोकतंत्र क्या है। देश का बड़ा हिंदी का पत्रकार द्वंद्व में पड़ गया है, कैसे भेड़ बकरी वालों को समझाया जाए। लल्लू ने छठ कहा कि जब मुशर्रफ बकरी चलाने लगे और तुम लोग जब मुशर्रफ की गद्दी पर बैठ जाते ही लोकतंत्र। और यही नहीं, अब कमाल की बात सुनिए। देश के बड़े पत्रकार प्रभास जोशी ने कहा कि देश के सबसे बड़े हिंदी के संप्रेषणीयता संपन्न व्यक्ति का नाम है माननीय लालू प्रसाद। कम्युनिकेटिविटी का इतना बड़ा उदाहरण, ये देश का सबसे बड़ा पत्रकार दोनों हाथ उठा के कह के जा रहा है। याद है कि नहीं? याद नहीं। कमलेश्वर ने भी बड़ी कमाल के कहा है, और इसको मैंने परिषद पत्रिका के संपादकीय में लिखा है। और भारतीय हिंदी परिषद का मैं साहित्य मंत्री रहा देश के इलाहाबाद में, वहां मेरा कार्यालय था। मैं बिहार का पहला आदमी था कि साहित्य मंत्री के रूप में दक्षिण में जीता था, और मैंने उसकी जो पत्रिका देश स्तर की पत्रिका है उसके संपादकीय में इन बातों का मैंने उल्लेख किया। ये हिंदी की क्षमता है और बिहार की भी क्षमता है, और यह राष्ट्रभाषा परिषद इन बातों को समझने की जरूरत है। जहां तक सरलीकरण की जब बात आप कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने देश का महान वैयाकरण किशोरीदास वाजपेयी हुआ, जो कंठल में रहता था, और उससे कुछ लिखवाना पढ़वाना बड़ा कठिन काम था। हालांकि उन्होंने उनसे नागरिक जाति सभा ने शब्दानुशासन लिखवाया, और उसके बारे में महापंडित राहुल सागर ने लिखा है कि अगर शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी से लिखवा नहीं दिया गया होगा तो यह राष्ट्रीय क्षति। और उस पुस्तक को मेरा आग्रह है कि आप पढ़ लीजिए। उपन्यास पढ़ना उस व्याकरण को पढ़ना बराबर है। इतने रोचक शैली में व्याकरण बनाया गया है, लिखा गया है, उसका संक्षिप्त संस्करण भी है। आप हिंदी की ताकत, हिंदी की क्षमता किशोरीदास वाजपेयी की
कहा था कि किसी भाषा की क्षमता उसकी प्रेषणीयता कम्युनिकेबिलिटी पर उसकी जांच होगी, मूल्यांकन होगा, उसका दिमाग खुल जाएगा। बिहार की हिंदी का पंडित, भारत का पंडित जब व्याकरण लिखता है और भाषा शास्त्र पर लिखता है तो उसके पास ऐसी क्षमता है और शब्दों के साथ खिलवाड़ करने की और उसे रोचक बनाने की, सरल बनाने की अद्भुत क्षमता। एक और मैं उदाहरण दे देना चाहता हूँ। ये हमारे गुरु रहे और देश के बड़े, आज तक मैंने वैसा शिक्षक अजय चतुर्वेदी और विश्वनाथ मिश्र के बाद मैंने नहीं देखा। उनका नाम था पंडित भोला शंकर व्यास, मेरे गुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, और संकट मोचन मठ के मठाधीश के समझी वही कह दिया कि संकट मोचन तो सब लोग जानता था। वो इस समुद्र संगम नाम का उपन्यास लिखते हैं और शाहजहां काल की संस्कृति, सभ्यता, प्रेम, हिंदू मुस्लिम संस्कृति और शब्दों का जो प्रवाह आपको मिलेगा और हिंदी और उर्दू मिश्रित जो हिंदुस्तानी हमारी है उसकी जो क्षमता है बड़ी बड़ी उपन्यास में, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मेरा निवेदन आज के दिन 14 सितंबर को मेरा निवेदन और प्रार्थना है कि सब संगम का उपन्यास आप पढ़ें। एक और उदाहरण देने के बाद समाप्त करूंगा जो मेरे निजी जीवन की बात है। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का टेक्निकल एक्सपर्ट था, इंटरव्यू ले रहा था। एक बुंदेलखंड की लड़की, मुस्लिम संप्रदाय की लड़की आती है साक्षात्कार देने और हमारे सूर्य प्रकाश दीक्षित लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष उससे बहुत श्रृंगारित दोहा बिहारी का पढ़ाने के लिए कहते हैं कि इन शब्दों को शायद मेरे जैसा आदमी भी हिंदी कक्षा में नहीं पढ़ा सकता है, थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा बच के निकलेंगे। उस लड़की ने एमए पास की, वो लड़की ने जिस अद्भुत ढंग से माननीय बूढ़े सूर्य प्रकाश दीक्षित को उस रससिक्त दोहे को पढ़ा दिया, मैं उस दिन से मुझको लगा कि हिंदी की क्षमता जो है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इस्तेमाल करो, जब इस्तेमाल करोगे भाषा को तब हिंदी बनेगी और अमीर होगी। इसी इस्तेमाल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। तुम कहते हो 50 में कहते हो 65 तक अंग्रेजी रहेगी, इस पर लोहिया को भारी आपत्ति। उन्होंने कहा कि भाषा बना के अब तो वो राजभाषा बनेगी, राष्ट्रभाषा बनेगी, ये विचार नपुंसक और किसी बहुत ही बुजदिल कौम का काम। उन्होंने कहा कि भाषा का जब इस्तेमाल होगा, हिंदी का जब इस्तेमाल होगा, हिंदी अपने आप अमीर हो जाएगी और वह अंग्रेजी को भगा देगी। तुमने 50 में कहा कि 10 साल 65 तक अंग्रेजी रहेगी। ये अमीर लोगों की साजिश थी, षड्यंत्र था, गरीब लोगों पर आम जनता पर। मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा समय अपनी बात अपने समाप्त करूंगा। एक और बात मैं बताऊंगा अपने मेरे ही अपने जीवन की। मैंने अभी तो आधा नहीं बात उस लड़की से, आधा बात तो हिंदी से जुड़ा हुआ है, आधा बात उसकी दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। एक तो अल्पसंख्यक समाज की वो लड़की थी और केवल एमए पास करके पीसीएस की परीक्षा पास कर गई थी और मौखिकी में आई थी, वो मैंने देखा। और उसका मैंने जो पूछा उसको भी कहने लायक थोड़ी बात है, इसलिए कह दिया। मंत्री जी मैंने पूछा कि भाई हमको हिंदी पर प्रश्न नहीं करना है, वो तो दीक्षित जी ने मैंने 60 वर्ष के आदमी ने 16 वर्ष में भाषा में पूछ दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि एमए पास करने के बाद आप और कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं यकीन खाना चला रही हूँ। मैंने कहा कि हिंदी उंदी पढ़ने के बाद यकीन खाना चलाने का क्या मतलब है? मैं तो भाई रामायण की शक्ति स्पर्धावाद में विश्वास करता हूँ। उसने कहा क्या है शक्ति स्पर्धावाद? तो हमने कहा कि रामायण में एक पंक्ति है ना कि नीड मनोहर का या विश्वकर्म स्थल है परंपरा लग रही यहाँ तारा जिसमें जितना बल है। आप क्योंकि महाकाव्य में प्रसाद ने कहा है
सख्त स्पर्धा था। मैंने गरीब वगैरह के चक्कर में मैं नहीं रहता था। उसने कहा कि आप प्रश्न कर रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, हुजूर रुक जाइए, नौकरी दीजिए या मत दीजिए, मेरे यतीम के प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करें अपने घर में। ये हमारी हिंदी की छात्रा है। कालवाल समाली में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, 74 का आंदोलन चल रहा था, महाराजा कोई महाराज ये योगी जी जो माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं का एक कॉलेज है महाराणा प्रताप कॉलेज गोरखपुर में, उसी में पढ़ाते हैं। और रिटायर कर गए होंगे, हमसे सीनियर थे, तो मैं रिटायर कर गया तो नहीं। उन्होंने शोध प्रबंध आरएसएस के आगे थे, उन्होंने अपना शोध प्रबंध बॉटनी का शोध प्रबंध हिंदी में लिखा। कालवाल समाली कांग्रेस आदमी थे, कांग्रेस के उस समय कुलपति थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। उन्होंने कहा कि वीरेंद्र नारायण यादव नेतागिरी अलग है, हिंदी में बॉटनी का शोध प्रबंध जमा नहीं है, इसलिए कि विज्ञान के विषयों में एक विशेषज्ञ देश के बाहर आता है, वो कैसे जाता है। हम लोगों का हिंदी प्रेम जगह, लोहिया को हम लोगों ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, हम लोगों ने कहा कि ये शोध प्रबंध हिंदी में जमा होगा, और हम लोगों ने पढ़ा, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बॉटनी में पहला बॉटनी में लिखा हुआ शोध प्रबंध जमा, और उनको विदेश से भी पीएचडी की डिग्री मिली, और विदेश के विशेषज्ञ ने भी उसकी प्रशंसा की। ये विशेषज्ञ का काम है कि किसी हिंदी वाले से पढ़वा दें। हम लोग भी अंग्रेजी में कोई शोध प्रबंध आ जाता है, कोई अंग्रेजी की बात होती है तो अंग्रेजी वाले से पूछते हैं, वो भी हिंदी वाले से पूछे, इसमें दिक्कत क्या है। लंदन जाए फिर इसका मित्रों और साथियों, पटना की बड़ी गरिमा है, बिहार की बड़ी गरिमा है। हम रेल शिवपूजन सहाय, ललित विलोचन शर्मा ऐसे लोगों के उत्तराधिकारी हैं, और अगर मध्य भारत के लोग हिंदी के लिए कुछ नहीं करेंगे और लोहिया के शब्दों में इस्तेमाल नहीं करेंगे, व्यवहार में नहीं जाएंगे हिंदी को, तो हिंदी इसी तरह रोटी तड़पती रहेगी, और 14 सितंबर को भाषण होता रहेगा। और मैं माननीय मंत्री जी एक बात मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी में देश की सबसे मशहूर इंडियन फिलॉसफी एस एन दासगुप्ता की बड़ी मशहूर पुस्तक है हिंदी, जैसे बिहार राष्ट्र भाषा परिषद मध्य एशिया के इतिहास के लिए दुनिया में जानी जाती है। मैंने भी जो भिखारी ठाकुर चुनावी का प्रकाशन किया, तो सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है, उस पर भी और आप जान लीजिए कि यहाँ चला गया वो लड़का जितेंद्र दोस्त, भिखारी ठाकुर के, अब लौंडा शब्द का प्रयोग होता है, आप इसे बुरा न मानेंगे, उसको हम लोगों ने पद्म भूषण की लाल की क्या मिला है, पद्मश्री की उपाधि भी बिहार सरकार ने दिया रामचंद्र माझी को। अगर वो पुस्तक यहाँ प्रकाशित नहीं होती और भिखारी ठाकुर का हम लोगों ने जब छपरा में प्रवेश किए जाइएगा, तो भिखारी ठाकुर अपने पूरे मंडली के साथ उनकी मूर्ति लगी हुई है। देश का बड़ा कवि और देश जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के केदारनाथ सिंह ने कहा था कि मैंने चीन में कोई शहर देखा था जिसके द्वार पर किसी कलाकार की मूर्ति लगी हुई है, छपरा आता हूं तो देखता हूं किसी कलाकार की मूर्ति लगी हुई है। और भिखारी ठाकुर ग्रामीण ही आधार बना, जिसके कारण उनको भारत सरकार को पुरस्कार देना पड़ा, नहीं तो नाचना गाना। हम लोग आपको एक और बात मैं बता दूं, लाल बाबू को देख के याद आया, इस मंच पर नाच उच रहे थे हमारे मित्र हैं विदेशिया का मंचन करने। हम लोग जब मैं प्रोफेसर था और हेड था, तो हम लोग गए थे विश्व भारती शांति निकेतन, वहां के जो कुलपति थे हमारे बगल में बैठे, मैं नहीं पहचान पाया, और वे वहां की जो नदियों में जो नाविक होते हैं और वो जो गीत गाते हैं, नहीं माझी नहीं, बंगाली में नाम दूसरा है, नहीं बाउल नहीं, एक और उसका नाम है, तो उसके वो विशेषज्ञ थे। तो जब हमारे छपरा के लड़के विदेशिया का मंचन कर रहे थे मंच पर,
कुलपति उसके नाचने हमारे बगल में थे, मेरे भाई आप कायदे से तो रहिए। तो हम तो समझे कि हमारा कुलपति हमारे बगल में बैठा है उस विश्वविद्यालय का इतना सरल और वो नाचने तो पूरे बंगाली नाचने लगे। ये चीजें हैं, इसको संभाल के रखने की जरूरत है। इन सब चीजों को हम लोगों को मित्रों, जो मैंने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी का नाम लिया वो दो लोगों के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए और माननीय रेखा जी निदेशक मैंने जब मैं उस समय गया था तो राष्ट्रीय स्तर का फोक लिटरेचर पर सेमिनार हो रहा था। अब पूरे देश के लोक कलाकार आए हुए थे विश्व भारती शांति निकेतन। वहां हमसे कहा गया कि यहाँ किसी कोई बंदोपाध्याय है जिनकी 6 खंडों में पुस्तक है फोक लिटरेचर का। मैं उसको खरीद तो लिया, मैं पढ़ नहीं पाता हमको बोला। तो मैंने निवेदन किया वहां के प्रोफेसर हरिश्चंद्र मिश्र से कि आप इसका अनुवाद कर दीजिए, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद प्रकाशित करता है। अगर बिहार राष्ट्र भाषा परिषद उस पुस्तक को प्रकाशित करेगी तो जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान ग्रंथ अकादमी एस.एन. दासगुप्ता की इंडियन फिलॉसफी के अनुवाद के लिए जानी जाती है, उसी तरह बिहार राष्ट्र भाषा परिषद भी जानी जाएगी। परंतु निदेशक ने ठीक है कहा 4 साल से वो केवल यह काम हम नहीं कर पा रहे हैं कि इसका शुल्क बढ़ा दें और प्रकाशन रुका हुआ है, पुस्तक का अनुवाद हो गया। रोज वो हरिश्चंद्र मिश्र को टेलीफोन करते हैं, प्रोफेसर साहब क्या हुआ, मुझे हो रहा है। घबराने की बात नहीं है, हम बिहारियों को आश्वासन देने की बड़ी परंपरा है, उसमें हम सक्षम हैं। सबको प्रणाम। कुछ गड़बड़ सड़बड़ बातें बोल दिया है, माफ कीजिएगा। और मैं आज के दिन आप तमाम लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। माननीय मंत्री जी और बिहार शासन के लोग, बिहार शासन के सभी लोग जो है उनका मैं सम्मान करता हूँ। कुछ गलत बातें मैंने इसलिए किया, कुछ काम आगे बढ़े। सबको प्रणाम। और आपने बताया कि कैसे आत्म प्रज्ञा की जो आवाज होती है उसमें कहीं न कहीं सत्य छुपा होता है। तो आपने बहुत विस्तार से हिंदी की संघर्ष यात्रा को भी बताया, किशोरीदास शास्त्री और कामता प्रसाद गुरु और उनका व्याकरण। आपने ये भी कहा कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह को लिखें। आपने लालू जी का उदाहरण दिया, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह को लिखें और उसके बाद भी हमसे बड़ा को लिखें। तो भाषा की शक्ति है, संवाद की शक्ति है। कबीर इसलिए तो ज्यादा जाता है जब वो कह रहे थे कि संस्कृत है कुबजल भाषा बहना नहीं। तो ये बढ़ते हुए देर करके आपको पहुंचाएंगे। एक और आवाज आ रही है तो आप आमंत्रित हैं, आप आए और कुछ कहना चाहते हैं। लाभ संक्षेप में मैं पढ़ता पढ़ाता था जब विकास विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान विभाग का विभागाध्यक्ष था, अभी वहीं से। लेकिन अभी भी मैं हिंदुस्तान के 40 विश्वविद्यालयों का विजिटिंग वक्ता हूँ और विभिन्न सामाजिक विज्ञान और साहित्य के विषयों पर बोलता हूँ। ये परिचय का प्रदेश नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूँगा जो शुरू से हुआ है वीरेंद्र बाबू के इस तकनीकी एक्सपर्ट भाषण के बाद में मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग को आदरणीय चंद्रशेखर जी को सुनना चाहिए। मित्रों, एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग हिंदी को आज के दिन से लेकर के और बाद के दिन में एक औपचारिक फंक्शन के रूप में या इस तरह का एक समारोह के रूप में क्यों इसको लेते हैं? सार्वजनिक जीवन के अंतर्गत क्या हिंदी का उतना सम्मान है? तो इसलिए आप लोगों ने मुझे समय दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा, कहना चाहा कि तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार। हिंदी से शिक्षा की आपने, तुम वहन कर सको जनमन मेरे विचार, वाणी क्या चाहिए तुम्हें अलंकार। तो ये जो सीधी संप्रेषित होने वाली हिंदी, संप्रेषित होने वाली हिंदी पर आपने बात की। जहाँ तक आपने थोड़ी इच्छा जताई कि राष्ट्रभाषा और संत वीरेंद्र बाबू ने भी कहा कि राष्ट्रभाषा परिषद
काम करें, तो हम डॉक्टर कुमार अजय और सत्येंद्र बाबू और आपके संरक्षण में यदि माननीय मंत्री साहब और जो उच्च शिक्षा निदेशक हैं बेहतरी के लिए कुछ काम करने दें और करवाएं, तो हम लोग सहर्ष इसका स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारी क्षमता का, योग्यता का यहाँ पर उपयोग हो। और अब हम आमंत्रित करेंगे अपने इस सभा के अध्यक्ष महोदय और कहना चाहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश वेता कौन हुआ, धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा कहलाते हैं। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लाक्षागृह से गुजरते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय निकल रहे हैं और हम लोग सब इस विश्वास के साथ हैं लाक्षागृह से गुजरते हुए एक हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने माननीय मंत्री महोदय को। शानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री महोदय। सितंबर 14 सितंबर आप सभी को बधाई। सभागार में इस कार्यक्रम में बैठे हुए अध्यक्ष सत्येंद्र जी, हमारे प्रिय विधान पार्षद, हिंदी के उत्कट विद्वान, अभी और भी सुना हो लेकिन आज तो ज्यादा था, वीरेंद्र यादव साहब, संचालन करता हिंदी अजय बाबू, विभाग की निदेशक महोदया रेखा जी, अभी बोल करके गए, एक हस्ताक्षर बनकर विनय जी को आगे बढ़ाते थे। शेर, साधा, धूम सकट मिश्रा वाले कुछ तो अव्यावहारिक चीजें हैं, इन चीजों को हमें खुद स्वीकार करना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए। मैं ऐसा समझता हूं। और दिक्कत क्या है, मैं समझता हूं अजय बाबू के संचालन और वीरेंद्र बाबू के संवेदनशील उद्बोधन और लाल बाबू जी के संबोधन के बाद मेरे लिए कुछ बचता नहीं है। और फिर इस पूरे कार्यक्रम को संवेदनशील बनाने में, आकर्षक बनाने में सुर सुधा की रंजना झा जी का भी मैं साधुवाद करता हूं कि अच्छा संगीत दे। मित्रों, एक मंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में, हिंदी भाषा की समृद्धि के लिए जितनी भी बातें मुझे अपने ज्ञान, मन, वचन और कर्म से करना होगा और फिर मेरे कलम से करना होगा, मैं व्यक्तिगत अपने स्तर पर मंत्री के रूप में कभी कमी करने वाला नहीं। इसीलिए मैं निदेशक महोदय से, जो संस्थान के दोनों संस्थान के निदेशक है ना सत्येंद्र, दोनों संस्थान के निदेशक,
इनसे ये कहना चाहता हूं कि चाहे वित्तीय शक्ति का मामला हो, कर्मचारी पदाधिकारियों की नियुक्तियों का मामला हो, या फिर हमारी जो प्रकाशन क्षमता है आदमी की क्षमता को बढ़ा करके विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली विषयों के प्रकाशन में आपको विभाग के स्तर पर एक मंत्री के रूप में मुझसे जो मदद मिल चाहिए, सारे तरह की मदद आपको दी जाएगी। एक बात पर और ध्यान देना चाहिए, जो प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उसको समृद्ध करने में हमारा अकादमी कितना सहयोगी हो सकता है। विनय जी भी बोलते हैं, चलिए धन्यवाद इनके लिए, ताली बजाइए। चाहे ड्राफ्टिंग का हो, टिप्पणी का हो, किसी स्तर का हो, जब बात निकलती है तो दूर तक जाएगी। आखिर दिक्कत कहां है? अभी विनय जी बोल रहे थे, उर्दू की शब्दावलियों को हिंदी से अलग करके देखने का दुस्साहस करना ही हिंदी के प्रति जाति मन अद्भुत है। हमारे नफरत कहां तक जा रहे हैं? भाषा पर भी नफरत है। भाई हिंदी उर्दू एक दूसरे की पर्यायवाची है और छोटी बड़ी बहन का रिश्ता है। तो जब छोटी बड़ी बहन का रिश्ता है तो कोई आदमी अगर हिंदी से उर्दू के शब्दावलियों को नफरत के भाव से देख करके निकालने का दुस्साहस करता हो, निश्चित रूप से वही देश का और हिंदुस्तान का दुश्मन कहा जाएगा। आखिर क्यों, दिक्कत क्या है? पिछले दफा 2 दिन पहले मैंने मेरे ज्ञान से, मेरे संबोधन से एक बात निकली, और जो सत्य होता है ना, कविता जी बोले हैं, सांची कहे तो मारो धावे झूठे जग बनिया। अद्भुत है, अंबर पर से धरती भीगे या जाने सब कोई, धरती पर से अंबर भीगे या जाने सब कोई। संत कबीरदास एक हमारी संस्कृति के अमीर हस्ताक्षर है। लोगों ने उनको क्या कहते हैं? पागल, पागल कोशिश। एक सत्य को स्वीकारना, अगर इंसानियत एक सत्य को स्वीकारने में कमी कर देगा तो भारत के विश्व बंधुत्व के जो दर्शन है स्वामी विवेकानंद के, वो कमजोर कर देगा। आप समझिए, मैंने पहले कहा कि भाई वीरेंद्र यादव जी, उद्भट विद्वान, लाल बाबू जी वगैरह बोल चुके हैं, अजय बाबू तो मेरे लिए सिखाए नहीं, मगर धृष्टता कर रहा। गौदान के पात्र अगर नहीं बदलेंगे, गौदान के पात्रों की जातियां नहीं बदलेगी, और अभी आप समझे प्रभात जोशी ने कौन सा संबोधन किया? मुख्यमंत्री जैसे उच्च आसीन पद पर रहते हुए भी सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी को ललुआ कहा गया। ललुआ मोहब्बत प्रेम अगर यह नफरत का पर्याय बनेगा तो दिक्कत होगी। एकलव्य का उठा काटा गया, जब जाहिल है क्यों काटा गया? सूत पूत राधे कर्ण क्षत्रिय, जिस बात को कौन जानते थे,
कृष्ण के सिवा तो दुनिया नहीं जानती, ये हम लोग जानते। मगर शुद्ध बुद्ध जब तक रहे तब तक उनका अपमान होता रहा। ज्यादा दूर ना जाइए, पेरियार साहब के संघर्ष की कहानी पढ़ ली, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले जो प्रथम महिला शिक्षिका होती है, उनके संघर्ष की कहानी पढ़ लीजिए। तब लालू प्रसाद जी को लल्लू और ललवा को कहा जाता है, पता चलता है। हमारे धरती पर एक सुरमा पैदा हुआ बिहार में, कई सुरमा हुए मगर थार के सुरमा कहा जाता है। चाहे जगदेव प्रसाद जी सरेआम गोली मार दिया, और गोली मारने के कारण को मैं आप लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि अपने गूगल पर सर्च करके देखिए कारण क्या है। अगर उस कारण का इलाज हम ना कर पाएंगे तो भारत भूमि को ताकतवर बनाने में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैंने 2 दिन पहले कहा, जब ईमान खत्म हो गया, मिडिल ईस्ट के इलाके ज्यादा प्रभावित हो गए, उससे बेईमानों शैतानों का बोलबाला होने लगा, बेविचार, अनाचार, दुराचार, पराकाष्ठा पर चली गई। ऐसे में प्रभु परमात्मा खुदा ईश्वर जो भी कर लीजिए, उन्होंने एक बेहतरीन इंसानों से ऊपर उर्दू में, अरबी में, पता नहीं किस भाषा में, उन्हें सैयदुल बशर कहा जाता है। बशर मतलब जमीन पर बसने वाले लोग और उससे ऊपर के लोग। सैयदुल बशर को अगर कोई जानने वाला आदमी ना हो और वह मेरे द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम मोहम्मद साहब को कहने पर आपत्ति दर्ज करता हो तो उस ज्ञान पर मुझे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है कि आम आदमी से अलग उनकी ज्ञान थी, अलग उनसे उनका समाज में योगदान था। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जो किया वो इतिहास है। और प्रभु श्री राम जी को पढ़ते हुए उनका उनकी स्तुति करते हुए अगर प्रभु श्री राम जी द्वारा किए गए कृत्य को हम ना अपनावे तो मुझे तो दिक्कत है कि भारत भूमि को ताकतवर बनाने में आप कामयाब नहीं होते। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का जितना भी काम है उसमें एक महत्वपूर्ण काम सबरी के दूध को खाने का भी है। इसका मतलब झूठ अझूठ का समय था वह स्पष्ट है। अहिल्या के कारण हार हुए, हम लोग अहिल्या और सबरी या खुद सबरी प्रभु परमात्मा ईश्वर खुदा नहीं बनाए। इंटर में पढ़ते हुए दास साहब मुझे पढ़ाए, अरे भाई जितनी जंतुएं हैं सब तो बैक्टीरिया वायरस का संतान है और मनुष्य तो अमीबा का संतान है। अमीबा से आदमी बनने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। हमारे हाथ के पुरखे तो चिंपांजी है, बंदर है। चिंपांजी से पहले बंदर आया है। बायोलॉजी की भाषा में चिंपांजी को एंथ्रोपस इरेक्टस हिंदी साहित्य के जाते लोग होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत लगता होगा। गलत कहने का यह है कि चिंपांजी में जातियां ढूंढ लो ना, अमीबा में जातियां ढूंढ लो, शुरू के पूर्वज वही हमारे पुरखा है और सत्य से कितना दूर भागिएगा। मेरी समझ है मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी की सबरी अहिल्या या भगवान कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण जी के सुपथ भगत के संतानों को जब तक आप तिरस्कार से देखेंगे, मंदिर में आज भी प्रवेश रोके जाते हैं। मुख्यमंत्री तत्कालीन मांझी साहब गंगा जल से धोए गए, तत्कालीन राष्ट्रपति कोविंद साहब को रोका गया। अगर सबरी के बेटा को इस तरह से रोकोगे भाई तो भारत भूमि को ताकतवर बनाने का ख्वाब पूरा नहीं कर सकते। दिक्कत कहां है? क्या दिक्कत है? बाबा नागार्जुन सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं
स्वीकार किया, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया। ये तीनों तो ऊंची बिरादरी के थे, हम ही पिछड़ी जाते। ये तीनों के तीनों बाबा राम का परिचय जरूरत है क्या? या रामदेव मालूम पर टिप्पणी पर नीचे होगी, या फिर डॉक्टर भैया की टिप्पणी पर नीचे किताबें किताबें। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें। गोदान के पात्र नहीं बदले जाएंगे अगर उनकी जातियां नहीं बदली जाएगी। गटर में उतरने वालों की जातियां अगर नहीं बदली जाएगी, तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गरिमा की जरूरत पड़ती है। पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान। आप बताइए, शील गुण से हीन भी विप्र पूजनीय है, गुण ज्ञान से गुणगन ज्ञान से प्रवीण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इस भारत भूमि से अकेला एक महान शख्सियत मनवाद द्वारा बनाए गए शुद्ध अछूत जाति में पैदा होने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इस भारत भूमि के एकमात्र ऐसे इंसान है जिनको इस सदी का ज्ञान का प्रतीक कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। कहा जाता, अगर ईश्वर प्रभु परमात्मा जाति के पीछे लगे रहते तो कम से कम अम्बेडकर साहब को तो नहीं पढ़ा। एक नहीं अनेकों है कि भाई जातियों क्यों, जातियां क्यों, जेंडर क्यों। जब एक जमाने में जेंडर के सामने भगवान बुद्ध जैसे लोग झुक गए, बुद्ध विचारों के उत्थान को अगर पढ़ेंगे तो पहला कारण है अस्पृश्यों का सम्मान उन्होंने किया, दूसरा कारण है मानवीय शक्ति का साथ दिया। आप सबको पता है शास्त्रार्थ में अमरपाली से उपराष्ट्र हुए, और तीसरा कारण है अहिंसा को। 4 बड़े कारण में से 3 बड़े कारण ये है। अभी लोग कहते हैं कि उस समय जात पात था, अब बता दें अगर नहीं रहती तो सूट कूट क्यों कहा जाता, नहीं रहती तो सब अछूत सबनी के दूसरे में का क्या चर्चा होता। भगवान के जी के काल में सुपर भगत का सुपर भगत, कहीं सुपर भगत करते तो कहीं सुपर भगत करते। और इसी संस्कृति में हमारे वीरेंद्र बोल रहे थे, आप तो उसी सीमांचल के इलाके में चले जाइए भाई, अगर होंगे लोग तो यहाँ जानते होंगे। मैं समझता हूँ कि हर 5 हिंदुओं के घर में से 1 हिंदू के घर में जरूर से बाबा धर्मराज के साथ मीरा साहब मुस्लिम देश की पूजा करते। कहाँ देश को ले जाना चाहते? ईमान खत्म हो गया, शैतानों का बोलबाला हो गया, अनाचारी व्यभिचारी दुराचारी का बोलबाला हो गया। तो खुदा ने फरिश्ता को भेजा पैगाम को लेकर, जिसका नाम मोहम्मद पैगंबर है। आपत्ति हो गई, मुसलमान हो ईमान जिसमें वही होगा मुसलमान। क्योंकि मेरे दरवाजे और मेरे घर के बीच में मस्जिद है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा करम पाक, जिसको पाक किताब कहते हैं इस्लाम को मानने वाले लोग, उसको अगर आप पढ़ जाएंगे तो इंसानियत की सबसे बड़ी दो है, वहां नफरत का कोई स्थान नहीं। हमारे प्रभु ने कभी नफरत नहीं सिखाया। नफरत तो हम आप कर रहे हैं कि हम उर्दू में से हिंदी में से उर्दू निकालते। क्या भाई मजाक? हम एडॉप्ट करने जा रहे हैं कि साझा न लिखे, शेयर लिखे, खूब सकल विश्राम वाला न लिखे, ट्यूशन लिखे या स्टेशन लिखे, जो भी लिखे, और यहाँ एक प्रचार किया जा रहा है। मैं ये समझता हूं ईमान और इंसानियत से बढ़कर के कोई चीज नहीं है। आपको ईश्वर ने, प्रभु ने, परमात्मा ने, खुदा ने पैदा किया है इंसान के रूप में, तो सनातन में ये बात सब चीजें चलती आई है, बड़े भाग मानुष बन पाया है। मनुष्य के रूप में पता नहीं कितना करोड़ जन बने जोड़ी गुजरने के बाद लोग मनुष्य का तन पाता है, और ये 2 दिन के लिए मिला है। लाखों करोड़ों वर्ष में 150 वर्ष की कोई गिनती नहीं है मित्रों। इसलिए इंसान के रूप में मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि आप कम से कम 100 की संख्या में जागरूक श्रोता है कि हृदय
परिवर्तन का भाव हटा दीजिए। जिस दिन जाति का भाव हटा दीजिएगा, नफरत का भाव हटा दीजिएगा, उस दिन भारत भूमि को ताकतवर बनाने से कोई रोक नहीं। इंसानियत को जिंदा करना आपको काम ही मिला है। एक बेबस गुर्बत में जीने वाले लोग, एक दुखी लोग, आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर उसकी मदद कर देते हैं, प्रभु परमात्मा खुदा ने आपको इसी के लिए पैदा किया है, नफरत के लिए पैदा किया। इसलिए जितना भी धर्मशास्त्र है, कहीं नफरत का बोलबाला नहीं है। धर्म की स्थापना की बात करिए, चाहे वो पाक किताब हो या हमारा गीता हो, चाहे जो रामायण में जो भी है। नफरत का बात वही लोग किए हैं जिनको समाज में को बांट करके अपनी दुकानदारी चलाई। हम उस राम के भक्त हैं जरूर, जो सबरी के जूठे बैठ खाते हैं। मैं इस विभाग के शिक्षा मंत्री के रूप में आप सभी से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अपना वेबसाइट खोल दीजिए दोनों, और पूरी सूची डाल दीजिए सूचना का। क्या आपके पास किताबें हैं, क्या आपके पास एसेट्स हैं। और जब अच्छा प्रस्ताव जाएगा तो शिक्षा मंत्री को तैयार है ही। मैं उम्मीद करता हूं कि रेखा जी भी आपका प्रतिकार करेंगे। तो अभी आप बधाई नहीं दी उनको अलग से, मतलब विभाग के लोग भी सहयोग करेंगे, अच्छी चीजों का, अच्छे कर्मों का हर लोग सहयोग करेंगे। इसलिए सत्येंद्र बाबू, अगर आप में दिखता है कोशिश में आप लगे हैं, तो विचार मत करिए, कट डालिए। जो विचार करते रहेंगे तो विचार होता ही रहेगा। जब कट डालिएगा तो फिर हर जो आलोचक पैदा हुए हैं उसको नोटिस नहीं करिएगा। इंसान इंसान के बीच बांटने वाले नफरती माहौल को खत्म करना चाहिए। इसके लिए सारे प्रयास जो करते हो उसके खिलाफ एक मानस बनना चाहिए। मेरे हाथ में किताब, इसको पढ़कर अनकर दूंगा, हर आदमी के गूगल पर मिल जाएगा। परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन हिंदी। 100 श्रोता इस सभागार के और जागरूक श्रोता अगर 100 जगह रोज बोलेंगे तो इंसाफ जिंदा होगा। ये किताब है परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इसमें पुलिस पदाधिकारी का फोटो दिख रहा होगा। ये कर्नाटक सरकार के रिटायर्ड डीजी है ए.पी. दुरई साहब। इन्होंने अपनी किताब आत्मकथा ली। और ये कौन है महानुभाव पता है? लालू यादव को जो षड्यंत्रकारियों ने चारा घोटाला मामले में फंसाया, चारा घोटाला मामले की पुलिस साइड से जांच करने वाले सबसे मुख्य अधिकारी। इन्होंने अपनी किताब में क्या लिखा? 26वां टाइटल दिया है रस्सी के भर से लालू प्रसाद। 230, 231, 232 पेज है। और इनकी दर्द को समझ लीजिएगा तो इंसाफ जिंदा होगा, इंसानियत जिंदा होगा, भारत का होगा। आपको लगता होगा कौन है बेटी? मैंने क्या कहा? 3 एजेंसी जांच कर रही थी, पुलिस, सीबीआई और कोर्ट उसका मॉनिटर कर रहा है। वो पत्रकार लोग होते हैं तो बिना ट्रायल का ट्रायल कर देते हैं। अभी लगे हुए जोर से वो अपना काम करना। इसमें लिखा है कि लालू यादव को इसलिए षड्यंत्रकारियों ने फंसाया है। गूगल पर देख लीजिए, मिल जाएगा किताब परसूट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन हिंदी, लिखिएगा और ये बातें आ जाएगी आपके साथ। लालू यादव के षड्यंत्र के पीछे इनका अहीर पिछड़ा होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। लालू जी ने हजारों साल से दलित लोगों को जीवंतता दी थी। लालू जी ने हजारों साल से सजाए गए लोगों की आवाज बन गए, रामरथ रोक दिया। किताब दस्तावेज है, इसलिए आपके संज्ञान में देता हूं। अमेज़न ऐप पर मिलेगा ही, अंग्रेजी। ये चीजें आप समझिए, 195 देश है दुनिया में जिसको यूएनओ से रिकॉग्निशन है। हो सकता है मेरी जानकारी कमजोर हो। और अखंड भारत के जो देश है, संभव है, भारत, नेपाल, भूटान, बर्मा,
अभी निकले पाकिस्तान, अभी निकले बांग्लादेश, और हमारे यहाँ के काला पानी वाले जो पुरखे हैं चले गए मॉरिशस भी। यानी आप 10 देश के सिवा 185 देश में इन जातियों का नाम तक लोग नहीं जानते। अगर भगवान जी बीज लगाते जातियों का तो वहां लगाना नहीं भूल जाते, खरीदने लगा के अगर भारत में लगा। इसलिए जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। मुझे यह ज्ञान 47 वर्ष पूर्व हुआ और 47 वर्ष से तब मैं किसी को न देखा, हर बुजुर्ग को अपना पिता समझा, अपना भाई समझा और चरण छूटे रहा। राजनीति तो उसके बाद लगता है करने के लिए 92 में आए, 77-78 में ज्ञान हुआ। हम लोग का एक दस्तूर है, पता नहीं आप लोग क्या भी होगा हिंदू लोगों में, कि होली दिवाली में बड़े बुजुर्गों का तो चरण छूटे हैं। होली में अभी डालते हैं मुंह पर और दिवाली में प्रणाम करते हैं। तो जब मेरी समझ कमजोर थी तो हम जाते थे गुजरते हुए गांव के अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ प्रणाम करने के लिए। तो रास्ते में मनुआ द्वारा बनाया गया चूनों की मछली, जिसको लोग छुआछूत से ढंग से आदमी पी, तो वहां प्रणाम नहीं करते थे। जब 77-78 में दास साहब जूलॉजी पढ़ाने वाले एक शानदार गुरुजी हमको मिले, उन्होंने 4 क्लास शिफ्ट करके यह दिखा दिया कि भाई वायरस से आदमी बनने में कई जाति का प्रादुर्भाव नहीं है, इसलिए ये मेन नहीं है। जब ये ज्ञान हुआ तो हम सबका चरण छूने लगे। अब 78 से लेकर के 92 तक राजनीति में नहीं थे तब, और उसके बाद 78 के 92 के बाद राजनीति में आए तो एमएलए जो बने 2010 में। इतने दिनों तक जो समाज ने हमको समझा, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मेरे इलाके की कोई ऐसी जाति नहीं है बरियत जिसका समर्थन आपके इस शिक्षा मंत्री को नहीं मिलता। और ऐसा नहीं सिर्फ समर्थन, पंडित घराने में भी कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा कट्टर वर्कर है जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानता है। छात्रियों में तो दर्जन है। और ये जो चुनाव 2020 का था, 2020 का चुनाव मेरे लिए अत्यंत कठिन था, बड़े बड़े लोग चुनाव लड़ते थे, मगर मधेपुरा के महान मतदाताओं ने इस चीज का समर्थन देकर के 81,82 हजार वोट दिया और 16,500 से चुनाव जिताया। तो मेरे यह 47 वर्ष के कर्म का और व्यवहार का फल है और नेता का आशीर्वाद तो है। ये कैसे हो सकता है, विवेचना करिएगा। एक लड़का जिसमें कुछ 9th पास फेल है या 8th फेल है, हमारा कहते हैं लोग आलोचक, उसने स्वीकार किया है कि हमको ड्रॉप आउट हो गए, खिलाड़ी थे, अगर जंगल राज था तो हम डिग्री खरीद भी सकते थे। इस सबको स्वीकार करिएगा कि नहीं करिएगा, ये आपका छोड़ता हूं। और मुकदमा दर मुकदमा, क्योंकि एक और जो आगे आने वाला है उसको भी कैसे भ्रूण हत्या कर दी जाए, इसका प्रयास हो रहा है। इंसानियत जिंदा रहे और आप सभी से अनुरोध, विनम्र अनुरोध, इंसानियत के लोग को बुझने न दीजिए, ईमान जरूर साथ रखिए, अपने से अपनी क्षमता भर, खेत बेच करके नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी क्षमता भर मजलूमों का मदद करिए तो हिंदी साहित्य समृद्ध होता रहेगा और मेरा पूर्णतः सहयोग होगा। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा, जय हिंदी। आपने कई सारी बातें रेखांकित की और आपने ये कहा कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदला के। सुना गया, पढ़ा नहीं गया। अगर भारतवर्ष की जनता से आपने करने की कोशिश की, आपने ये कहने की कोशिश की कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आप लोग को घुमा करके न कहा जाए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो कहते हैं कि जो अनीति कछु भाषो भाई तो वही बरजहु है बिसराई। उन्होंने प्रजा को कहा कि यदि मुझसे भी कुछ अनीति हो जाए, मुझसे भी कुछ अतार्किक हो जाए तो प्रजा बिना डरे कुछ कहे। यानी राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने राम पर लांछन नहीं लगाया। यानी आपने ये कहने की कोशिश की कि रामचरितमानस की व्याख्याएं इसलिए इधर उधर हुई कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था कमतर है। आपने
आपने ये कहने की कोशिश की कि ये बुद्ध महावीर से लेकर के और जो भक्ति आंदोलन है भारतीय हिंदी साहित्य का, सबने ये देखने की कोशिश की कि कैसे मानवता एक हो, कैसे जाति व्यवस्था खत्म हो। इसलिए कबीर को आपने याद किया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये कहा आपने, कबीर की उस चेतावनी को कहा कि दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, इसकी बात कही आपने कहने की कोशिश की कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन संपूर्ण प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने कहा था कि यदि मुझे ईश्वर दोबारा जन्म दे तो मैं अपनी पूरी ऊर्जा जाति व्यवस्था खत्म करने में लगा दूं। इसलिए सदगति आज भी जीवित है, गोदान के साथ आज भी जीवित है। संविधान बनाया गया, हमने आर्टिकल रचे, हमने समता स्वतंत्रता की बात की, लेकिन उस पर जो व्यवहारिक अमल है वो नहीं किया। यानी विरोध इसलिए होता है, कवि ने कहा था कि आपके विरोधी बहुत है, जरूर वो आदमी अच्छा रहा होगा। विरोधी इसलिए है कि आदमी अच्छा रहा होगा। तो इसी नोट पर हम चाहेंगे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के निदेशक सत्येंद्र बाबू जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें और आप सभी की तरफ से और हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से मैं माननीय मंत्री महोदय को, वीरेंद्र बाबू को और डॉक्टर प्रोफेसर रेखा मैम को कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाएं, कितना भी बचकर जाएं, चुटकी भर चला ही जाऊंगा तो आपके साथ ये हिंदी ग्रंथ अकादमी आपके साथ आपके स्मृतियों में बना ही रहेगा। तो प्रमाण पत्र होती फसल जैसा होता है प्रेम। मैंने कुएं से पूछा कि प्रेम क्या होता है, कुएं ने कहा कि सूखे कंठों की प्यास बुझाना होता है प्रेम। मैंने डॉक्टर प्रोफेसर रेखा कुमारी मैम से पूछा कि प्रेम होता क्या है, उन्होंने कहा कि तमाम विरोधाभासों और विसंगतियों के बाद काम को सुचारू रूप से करना होता ही है प्रेम। मैंने पूछा अपने अभिभावक वीरेंद्र बाबू से पूछा कि प्रेम क्या होता है। वीरेंद्र बाबू का जवाब था अच्छी बातें हो गई। अब हम लोग जाने की ओर अग्रसर हो और माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभागार में बैठे अतिथिगण, अकादमी के लिए यह गर्व की बात है कि आप हमारे विनम्र आग्रह पर इस समारोह में पधारे। आप सभी के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंदी, जय बिहार, जय भारत। भाई हम लोग कायल हो गए आपके।
आइए सर। सर